टॉपिक है कि क्या एक साल के अंदर IIT JEE क्रैक करना पॉसिबल है। अब मैं उस कारणों में नहीं जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चली, हेल्थ इश्यूज, जो मर्जी हो, बस मैं उसको एक टैग दे देता हूँ कि भाई आपकी 11th वेस्टेड है, या फिर ये कह लीजिए नॉट डन प्रॉपरली। अगर ये तुम पढ़ के बैठोगे ना, इस बात की गारंटी है तुम्हें 12th की मैथ्स डिफिकल्ट लगी नहीं सकती, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम वीडियो देख लेते हैं, रिवीजन कर रहे हैं दोबारा वीडियो देख लेते हैं, अच्छा फिर रिवीजन कर रहे हैं तीसरी बार वीडियो देख लेते हैं। भाई वीडियो देख देख के नहीं होगा, प्रॉब्लम बस एक ही है कि हम बिलीव करना कहीं बीच में बंद कर देते हैं, बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई मेरा नाम है तरुण खंडेलवाल और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग आप लोगों की तैयारी करवाते हैं जेई की, नीट की और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, पढ़ाई से रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, बट क्या है टॉपिक है कि क्या एक साल के अंदर IIT JEE क्रैक करना पॉसिबल है। अगर आप लोग 12th के अंदर अब जाने वाले हैं, 11th के अंदर हैं अभी और 12th में इस साल पहुंचने वाले हैं, आपका एक साल बचा है IIT JEE 2026 के लिए, तो क्या अभी भी आपके लिए मौका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस स्टेज पे होंगे, या तो उनकी 11th जो है उन्होंने 11th में कोचिंग ली ही नहीं है ना, मौका नहीं मिला, या फिर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, या फिर सोचा स्कूल पे पहले फोकस कर लें, या फिर कोचिंग ली बट उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, आपको उस लेवल पे पढ़ाई आप नहीं कर पाए जिसमें आपने सोचा था, जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं चल पाया आपका साल, कुछ बैकलॉग बन गए, या किसी बीमारी की वजह से या किसी भी कारण से आपकी तैयारी खराब रही, या फिर आपकी 11th क्लास उस लेवल पर प्रिपेयर नहीं हो पाई जैसा कि आपने सोचा था। तो क्या अभी भी, एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि सर क्या अभी भी पॉसिबल है हमारा IIT JEE में सिलेक्शन होना, JEE मेंस या JEE एडवांस भी एक्चुअली निकाल पाना, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम एक साल के अंदर ये सब कर सकते हैं, क्या ऐसा बच्चे कर पाते हैं। अगर आपके भी माइंड में सवाल आ रहा है तो अगले 10-15 मिनट में हम लोग यही डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। मैंने खुद IIT दिया हुआ है, एक साल तो नहीं, मैंने तैयारी ज़्यादा टाइम के लिए करी थी, बट हाँ ऐसे बहुत बच्चों को देखा हुआ है जिन्होंने एक साल के अंदर IIT निकाला है, और एक साल के अंदर तैयारी करके भी IIT नहीं निकाला, या 2 साल के अंदर भी तैयारी करके नहीं निकाल पाए। तो उन सब ने क्या गलतियां करी, क्या उन्होंने पॉजिटिव्स थे उनके, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आप ये सारी बातें इंप्लीमेंट कर लेंगे जो मैंने बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी बेटा सिलेक्शन एक साल में पॉसिबल है। तो सिंपल जो बात सुनना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत लोग ऐसा करते आए हैं और कर सकते हैं आगे भी, बस उसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करने हैं। आप बस रैंडम मेहनत करने लग जाएंगे तो उससे नहीं सिलेक्शन होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, उस हिसाब से ही मेहनत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन बेटा एक साल में होगा। और उसको बहुत प्लान तरीके से आपको करना है, ये नहीं कि बस हैफेजर्ड तरीके से स्टार्ट कर दिया और सर मैं तो दिन के 15-15 घंटे पढ़ता हूं अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है। हाँ, बस एक प्लान तरीके से अगर आप करेंगे तो चांसेस आप लोगों के थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, एक साल में कंप्लीट रोड मैप टू क्लियरिंग IIT JEE फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले तो जो मेन क्वेश्चन है कि सर मेरी 11th वेस्टेड है, बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन आता है सर 11th वेस्टेड है। अब मैं उस कारणों में नहीं जा रहा हूं, डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चली, स्कूल में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, 11th में सर हमने कोचिंग ही नहीं ली, ऑफलाइन में भी नहीं, ऑनलाइन में कहीं नहीं पढ़े हम, तो जो मर्जी हो, बस मैं उसको एक टैग दे देता हूं कि भाई आपकी 11th वेस्टेड है, या फिर ये कह लीजिए नॉट डन प्रॉपरली, नॉट डन प्रॉपरली, ठीक है। अब नॉट डन प्रॉपरली में 2-3 चीजें आ सकती हैं कि भाई आपने करा ही नहीं ढंग से, तैयारी नहीं करी, या दूसरा आपने करी थी बट आपने बीच में छोड़ दी, या डिस्ट्रैक्शंस हो गए, या तबीयत खराब हो गई, या फिर आप JEE के लिए उतने सीरियस ही नहीं थे। अब आपको समझ आ रहा है भाई 12th में आने के बाद कि यार अब तो एक साल ही बचा है स्कूल खत्म होने के बाद, मैं क्या करूंगा, तो नाउ यू आर बिकमिंग सीरियस। ये भी हो सकता है, बहुत बच्चों का होता है, 11th में नहीं एकदम से जागते हैं, 12th में जागते हैं कि यार अब तो यार साइंस ली हुई है, अब क्या करेंगे आगे। हर बार तो हर साल एक क्लास में हमें अपने आप मिल जाता है नेक्स्ट ईयर प्रमोशन, है ना, कि भाई फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, बट 12th के बाद क्या प्रमोशन नहीं मिलेगा। 12th के बाद आप वहां जाएंगे जहां आप डिजर्व करते हैं, जहां पे आपने मेहनत करी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो, या जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं वो आपके पेरेंट्स की वजह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए वो अच्छा स्कूल चुना, वहां पे आपकी फीस दी, वहां आपका एडमिशन कराया, धक्के खाए और किसी तरह आपको उस स्कूल में एडमिशन करवाया, बट इस 12th के बाद आप जहां जाएंगे वो आपकी पेरेंट्स की मेहनत नहीं होने वाली है, वो आपकी मेहनत होने वाली है बेटा, राइट। तो इसलिए बहुत बहुत क्रूशियल है ये एक साल। अगर इस एक साल में तुमने मेहनत अच्छी तरह कर ली तो आपकी पूरी लाइफ भर ये एक साल की मेहनत आपको काम आएगी।
ठीक है, तुम हमेशा सुनते आए हो 10th के बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इस साल पढ़ लो, आगे कुछ नहीं, 12th के इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ लो। ये एक्चुअली वो साल है 12th जिसके मेहनत तुम अगर ढंग से कर लोगे तो इसके बेनिफिट्स तुम्हें पूरी लाइफ भर मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो अगर 11th ढंग से नहीं भी करिए, कैन आई स्टिल क्लियर जेई? शॉर्ट आंसर इज यस। लॉन्ग आंसर पूरे वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा कैसे होने वाला है, ठीक है। पहली बात, 12th जो है इज 12th एज टफ एज 11th। कई बच्चों ने जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी होती है उन्हें ऐसा लगता है 11th तो बड़ी टफ थी, 10th से कंपेयर करते हैं ना, वो 10th से कंपेयर करते हैं तो 11th टफ लगती है। और एक्चुअली फैक्ट भी यही है यार कि 11th की फिजिक्स और मैथ्स की स्पेशली बात की जाए तो वो ज्यादा मुश्किल है। जेई लेवल तो मुश्किल है ही, बट स्कूल लेवल भी बहुत मुश्किल है भाई 11th की 10th के मुकाबले आप देखें तो। 10th में क्या होता था, कभी कभार पढ़ाई कर ली है ना, तब एग्जाम से पहले पढ़ लिया, प्रॉपर तरीके से नंबर आ गए। बट 11वीं में ऐसा नहीं होता, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, तब जाके भी मार्क्स कई बार नहीं आते हैं, डेली सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो 12th रिलेटिवली तो आसान होगी। अच्छी बात यह है कि 12th जो है 11वीं से आसान लगेगी आपको। सुन के अच्छा लगा होगा आप में से बहुत लोगों को, सर मजा आ गया। चलिए 12th में थोड़ा सा आराम मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, आसान लगेगी। मैंने बोला है 11th जितनी मुश्किल नहीं लगेगी, अगर 11th यहां थी तो 12th यहां होगी। 10th अभी भी यही है, 10th से तो बहुत ही ज्यादा टफ रहेगी 12th। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूं कि भाई तुम्हें मेहनत करनी है। 11th में जितनी तुमने मेहनत करी उतनी मेहनत में तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे 12th में। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं। देखो कुछ होता क्या है, हम लोग को समझ भी आ जाता है 11वीं में, स्कूल लेवल तो सभी ने पढ़ा होता है तो समझ आ जाता है 11th टफ है, तो हमें एक पढ़ने का तरीका आ जाता है, 10th वाले मोड से हम बाहर निकल आते हैं। तो 12th इसलिए भी आसान लगती है, कुछ इसलिए भी आसान लगती है क्योंकि बोर्ड्स का साल होता है, हम थोड़े ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं, स्कूल में भी थोड़ी सीरियसनेस बढ़ जाती है जो लोग स्कूल जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ कंटेंट भी आसान ही है क्योंकि मोस्टली जो चैप्टर आप 12th के अगर इंडेक्स देखेंगे मैथ्स का तो आप पाएंगे हर एक चैप्टर का नाम तुम्हें पता होगा पहले से, तुमने कहीं ना कहीं यूज किया होगा फिजिक्स में या मैथ में 11th की। बट 11th में ऐसा नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो पहली बार, बाइनोमियल थ्योरम जो तुमने कभी इससे पहले नाम ही नहीं सुना था, ठीक है ना। बट 12th में तुम एनसीईआरटी खोल के देख लो, हर चैप्टर का तुमने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, या तो 11वीं की मैथ्स में या 12वीं की या 11वीं की फिजिक्स में। तो सारे, कोई कहने का मतलब यह है सारे चैप्टर इनिशिएटेड हैं ऑलरेडी, तो इसलिए इतनी ज्यादा टफ नहीं लगती है। बट मेहनत तो बेटा करनी ही पड़ेगी, मेहनत अच्छी तरह करोगे तो 12th सब अच्छी तरह कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से हो जाएगी। और साथ में कई लोगों का सवाल ये भी आता है, क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से लोग देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑफलाइन जाते हो सकता है कुछ लोग प्योरली ऑनलाइन पढ़ते हो, है ना। तो ये भी एक सवाल आता है कि सर क्या ऑनलाइन से भी एक साल में पॉसिबल है? तो जवाब इसका भी बेटा हाँ है। देखो फर्क इससे नहीं पड़ता कि ऑनलाइन कर रहे हो कि ऑफलाइन कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऑफलाइन जाऊंगा, भाई ऑफलाइन जाके भी नहीं पड़ेगा तो फिर क्या ही होगा, कोई फायदा थोड़ी होने वाला है, पैसे और ज्यादा बर्बाद होंगे बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो सिलेक्शन बेटा दोनों से ही पॉसिबल है, दोनों से ही नॉट पॉसिबल भी है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं सो ऑनलाइन इज सफिशिएंट, आप ऑनलाइन कोर्स के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी जा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। दोनों अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये बेटर है वो खराब है, दोनों बढ़िया है, आपको अपनी चॉइस करनी है, दोनों में इक्वल चीजें हैं। बस ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं कि भाई आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, पास घर पे रह के चीजें हो जाती हैं, तो उसके ऑफलाइन के भी कुछ बेनिफिट्स है कि भाई आपको ग्रुप मिल जाता है, आप बातचीत करते हैं, दोस्त मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, करते हैं, बहुत सबके अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, बट दोनों में ही पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्लियर विनर है एक क्लियर लूजर है, ऐसा नहीं है, दोनों में अपने अपने पॉजिटिव्स हैं। अगर आप उसके साथ उस चीज को लेके चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन उससे पॉसिबल है। अल्टीमेटली 90% चीजें आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए तो ये बात भी हो गई आंसर। इसके साथ एक सवाल जो आता है कि सर 11वीं में तो हम स्कूल और कोचिंग मैनेज नहीं कर पाए। कई बच्चे होते हैं जो 11वीं में वेस्ट का कारण ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करी, वो मैनेज ही नहीं कर पाए। स्कूल भैया यूटीज ले रहा है, अलग यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ कोचिंग में अलग ही बातें चल रही हैं, और वहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ अलग टेस्ट चल रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बिठा ही नहीं पाते, तो अल्टीमेटली एक चीज़ छूट जाती है। ऐसा आप में से बहुत लोग होंगे, कमेंट करके बताना अगर आप भी उसी कैटेगरी में थे। मैं भी था यार उसी कैटेगरी में, पॉसिबल ही नहीं होता था दो चीज़ें अलग अलग सोच के चलना। बट अगर आप ये चीज़ 12th में सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, उसके कारण भी बता देता हूं। 12th में जो होती है ना मैथ्स, स्पेशली आपकी 12th की जो मैथ्स है वो लाइन बाय लाइन चलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का। मतलब 11th में ऐसा नहीं होता था, आपका 11th में कई चीजें बेसिक मैथ था, जैसे लॉग है, वो सब है ही नहीं 11th में एनसीईआरटी के अंदर। बट बाकी 12th में अगर आप देखें हर एक चीज ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में भी 80% चीजें वो दी हुई हैं जो हम जेई लेवल की पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड्स के लिए कोई अलग से नहीं तैयारी करनी पड़ती। अगर तुमने जेई के लिए अच्छी तरह तैयारी कर ली तो बोर्ड में भाई 90% प्लस आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसलिए
बैलेंस बनाने वाली जो चीज थी वो अब आपको यहां पे दिक्कत नहीं देगी, बिकॉज अल्टीमेटली वही सारी चीजें आप जेई के लिए पढ़ेंगे, वही सारी चीजें बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे। सो आपको ऑटोमेटिकली अब एक ही डायरेक्शन में फोकस करना है, जो 11th में नहीं होता। मैं खुद मानता हूं 11th में बहुत ज्यादा डिविएशन होता है। कोई भी चैप्टर उठा के देखोगे एनसीईआरटी में उसका 10-20% दिया हुआ है, जेई में उसका बाकी 80 चीजें और है उसमें, बट 12th के चैप्टर्स में ऐसा नहीं है, उल्टा है। 80% चीजें दोनों में है, सिर्फ 20% ही एक्स्ट्रा है। तो इसलिए बैलेंस बनाने वाली दिक्कत आप लोगों को 12th में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि चलिए सर अब हम मोटिवेट हो गए हैं, आपकी बात से हम समझ गए हैं कि भाई एक साल में पॉसिबल है, तो हमें करना क्या है, हम 12th हमारी खराब ना हो इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अभी 11th में है समय। तो अगर आपके पास जो समय है 11th के बेटा कुछ चैप्टर्स जो है ना 12th में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ लिस्ट लिख दी है। ऐसे चैप्टर्स जो जेई लेवल की 12th में बहुत ज्यादा मैथ्स में यूज होंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, हर जगह हर चैप्टर में लगने वाली है। इवन बोर्ड्स लेवल की भी मैथ्स अगर तुम करोगे ना 12वीं की, वहां भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री चाहिएगी। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, एक एक चीज, एक एक चैप्टर अच्छी तरह से करिए, आप लोगों को उसका बेनिफिट डेफिनेटली 12th के अंदर दिखेगा। सेम गोज फॉर बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या क्या आ गया, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, वेवी कर्व वाला है ना, और आपका आ गया मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, या फिर आपका आ गया लॉगरिदम हो गया, है ना, इनइक्वालिटीज हो गया, लॉग हो गया, क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिख दिया है मैंने अलग से। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी 12th में कैलकुलस स्टार्ट होते ही बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब तुम्हें पता चला इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती तो 12th में तुम्हें दिक्कत आएगी जेई लेवल में। बोर्ड लेवल में ऐसा कुछ इनका ज्यादा काम नहीं है, बोर्ड लेवल में ट्रिग्नोमेट्री का ही ज्यादा काम है, बट हम जेई लेवल की बातें कर रहे हैं तो ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जाके आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन मान लो मेनली, कोनिक सेक्शन तो एक्चुअली जाके एक ही चैप्टर में यूज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट हाँ स्ट्रेट लाइंस ऐसी चीज है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, एंगल बिटवीन लाइंस, ये सब तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए। सर्कल की इक्वेशन हो गई, या बेसिक इलिप्स का कैसे डायग्राम बनता है, एनसीईआरटी लेवल भी पता है ना अगर कोनिक, तब भी तुम्हें 12th में आगे जाके सेकंड हाफ ऑफ द 12th में ये यूज आएगा। जैसे एरिया अंडर द ग्राफ चैप्टर आएगा 12th में, वहां पे इसकी फिगर्स वगैरह बनाने काम आएंगे। उसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जो बिल्कुल 12th की एंड में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे वहां जाके बहुत काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये 5 आपको चैप्टर अच्छी तरह करने हैं 11वीं के। बट जस्ट शुरू होने से पहले अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अभी 5 कैसे करूंगा, तो भाई पहले ये 3 अच्छी तरह कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों आ गई हैं, राइट। बेसिक मैथ में बता दिया मैंने क्या क्या आया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 तो भाई पहले दिन से यूज होंगे। सीक्वेंस सीरीज भी मान लो साथ में, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज भी मान लो, जैसे एपीजीपी हो गया, एजीपी हो गया, सीरीज हो गए, ये सब भी तुम्हें पता होना चाहिए। 12th के अंदर बेटा ये बहुत लगने वाला है, किसी भी चैप्टर में लग जाएगा कहीं भी, फिर तुम परेशान होगे इनफाइनाइट जीपी का सम अरे क्या हो, a/1 - r कैसे हुआ, तो वो सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सब चैप्टर पढ़ के बैठोगे, अगर ये तुम पढ़ के बैठोगे ना, इस बात की गारंटी है तुम्हें 12th की मैथ्स डिफिकल्ट लगी नहीं सकती, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ठीक है। पहले 4 चैप्टर ढंग से पढ़ के बैठना ये वाले, और फर्स्ट हाफ जब आधी 12 निकल जाए उसके बाद ये वाले भी पढ़ के बैठना, वहां पे यूज होंगे। तो ये बात हो गई 11th के कौन से चैप्टर्स हैं। बाकी थोड़ी सी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको कुछ बता देता हूं। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपने जो 11th में करी हैं वो सारी गलतियां अवॉइड करनी है इंडिविजुअल लेवल पे जो भी आपने करी हैं, बट कॉमन कुछ गलतियां बच्चे करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली हो गई रेगुलर स्टडी नहीं करना। जैसे कि मैंने बोला 10वीं से आदत पड़ी होती है, अरे एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे यार, क्या ही करना है, आ जाएंगे नंबर, बट 11th में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करी होगी, तुम समझ गए होगे। अगर तुमने 10 दिन 15 दिन भी पढ़ाई छोड़ दी तो कुछ आगे का कैच नहीं हो पाता। सेम चीज 12th में हो जाएगी। आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एग्जाम के टाइम से रिवीजन करना है। वो हैबिट छोड़नी है कि यार एग्जाम से पहले हम सीधे पढ़ाई करेंगे, बुक खोलेंगे और एनसीईआरटी करेंगे, वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। आपको जिस दिन जो चैप्टर करा दिया गया आपने जाके ये समझना मेरा कल ही इसका टेस्ट है और उसको पढ़ना है, उसी दिन उसके क्वेश्चंस निपटाने हैं बेटा 12th में, राइट। साथ में एनसीईआरटी ना करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि यार एनसीईआरटी हमारे लेवल की थोड़ी, अरे हम तो जेई लेवल के बच्चे हैं, एनसीईआरटी कौन करेगा। भाई ठीक है तुम जेई लेवल के हो, बट पहले एनसीईआरटी निपटा तो लो एक बार। तुम्हें कैसे पता तुम जेई लेवल के हो या नहीं हो, भाई पहले एनसीईआरटी को एक बार करके थ्रू हो जाइए। तो उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप डायरेक्ट जेई लेवल पे पहुंचेंगे, आप डायरेक्ट फंसेंगे। बेसिक्स क्लियर है तो आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज, बोर्ड से पहले तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा यार एक बार तो मैंने करी हुई है। एनसीईआरटी से मेरा मतलब है जो आपके टेक्स्ट बुक है, आपके बोर्ड की बुक, वो आपको एक साथ साथ जरूर करनी है हर चैप्टर की। उसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, ये बहुत कॉमन गलती करते हैं, स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम वीडियो देख लेते हैं, रिवीजन कर रहे हैं दोबारा वीडियो देख लेते हैं, अच्छा फिर रिवीजन कर रहे हैं तीसरी बार वीडियो देख लेते हैं। भाई वीडियो देख देख के नहीं होगा,
वीडियो देखना इज फर्स्ट स्टेप, वहां से आप सीख रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको खूब सारे सेल्फ स्टडीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो वो शॉर्टकट नहीं लेना है आपको खुद से खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। हर चैप्टर में कम से कम 300-400 सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करने ही करने हैं, बिल्कुल, तभी तुम जेई लेवल के लिए तैयार हो पाओगे। तुम बोलोगे सर इतने कैसे करेंगे, करने पड़ेंगे भाई। जो लोग जेई में रैंक फोड़ते हैं ना, वो करते हैं हर चैप्टर में इतनी प्रैक्टिस। तो तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हम हर चैप्टर में 300-400 सवाल मिनिमम करेंगे। अब उसमें एनसीईआरटी भी आ गई, पीवाईक्यूज आ गए, एग्जाम्पलर, कोई किताब तुम्हें करनी है सब आ गए, मिनिमम हर चैप्टर में इतना करना है। एंड उसके अगला बहुत कॉमन मिस्टेक कि सिलेबस कंप्लीशन हो गया उसके बाद चिल मारेंगे। सर हम चिल नहीं मारना है भाई, सिलेबस कंप्लीशन के बाद असली चीज शुरू होती है, रिवीजन। प्रॉपर रिवीजन करिए, और इनफैक्ट सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही नहीं, रेगुलर इंटरवल्स में करिए। मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, जब चैप्टर नंबर 5 चल रहा है तो आप भूल जाएंगे 1 में क्या था। तो आपको 1 को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। ये नहीं कि 5th आ गया तो फर्स्ट तो हमने कभी करा ही नहीं रिवाइज, 2nd 3rd 4th ही करा बस, फिर फर्स्ट करा ही नहीं, भूल जाओगे। रेगुलर इंटरवल में हर चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट्स भूलेंगे नहीं, आपको माइंड में रहेंगे। एंड लास्ट, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो आप में से बहुत लोगों ने करा होगा, मानोगे या नहीं मानोगे ये नहीं पता, बट करा जरूर होगा। सर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, टेस्ट छोड़ देते हैं। टेस्ट देके क्या करेंगे सर, प्रिपरेशन ही नहीं हुई। बहाने होंगे हजारों, सर स्कूल में ये चल रहा था मैं इसलिए प्रिपेयर नहीं कर पाया, सर मेरी तबीयत खराब थी, सर जो चैप्टर आ रहे थे वो कल ही खत्म हुए हमारे, हम कैसे प्रिपेयर कर लेते। हजारों बहाने हो सकते हैं। टेस्ट मिस नहीं करना है, टेस्ट नहीं मिस करना है आपने कोई भी 12th में, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो। क्या रीजन क्या है सर इसका? भाई मान लो एक टेस्ट के अंदर 5 चैप्टर्स आ रहे हैं या 5 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तुमने उसमें से 2 पढ़े हुए हैं या 3 पढ़े हुए हैं चैप्टर, तो भाई तुम उन 3 कॉन्सेप्ट्स या उन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना। एग्जाम में कौन से तुमने सारे के सारे करने हैं भाई, जेई के पेपर में भी तुमने कौन से 25 में से 25 करने हैं, मैथ्स के नहीं होने, लेट्स बी ऑनेस्ट। एडवांस में तो और कम होने हैं। तो भाई आपको ऑलरेडी जितना आता है उतना तो करके आओ एग्जाम में। इट इज नॉट अबाउट कि मुझे 100% आएगा मैं तभी पेपर दूंगा, क्योंकि वो दिन कभी आएगा ही नहीं। जेई के पेपर वाले दिन भी तुम्हें लगेगा भी मुझे 10 दिन और मिल जाए मैं और तैयारी कर लूंगा। दैट इज हाउ द पेपर इज। तो आप हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड रहेंगे, इसलिए आपको जब भी पेपर देना है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेपर देना है ताकि आपके डर निकले। अंडर प्रिपेयर्ड होकर टेस्ट कैसे देना होता है, क्योंकि हमें आदत क्या है बोर्ड्स की, बोर्ड में हम 100% प्रिपेयर होकर जाते हैं, सारे क्वेश्चन 100 बार लगा रखे हैं, बढ़िया करके तैयारी है, कोई क्वेश्चन आ गया देखते ही पता है कि हाँ ये आता है हमें या नहीं। ऐसा जेई में नहीं होता, आप हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड जाएंगे। इसलिए तैयारी जब आप कर रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप जरूर दीजिए, चाहे आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपको टेस्ट मिस नहीं करना है, ताकि आप सीखें तो सही कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। वो एग्जाम के स्किल्स जो होते हैं, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट होता है, वो आपका डेवलप बेटा इन टेस्ट से ही हो सकता है। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा 12th में। जो गलती 11th में करी है उनको मत दोहराइएगा। इसके अलावा भी जो गलतियां आपने इंडिविजुअल लेवल पे करी हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को हुआ हो किसी चीज से, जो भी आपकी पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम थी, उसको राइट डाउन करो। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, जैसे मैंने 5 मोस्ट कॉमन राइट डाउन करी हैं, आप अपनी 3 या 4 जो भी थी वो राइट डाउन करिए। और अगर आपके लिए वो पॉसिबल है शेयर करना, तो आप कमेंट्स में शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैं भी उन्हें रीड करूंगा। एंड फिर एक तरह से वो एक प्रॉमिस हो जाएगा कि तुमने लिखा, इसका मतलब तुम एटलीस्ट मान रहे हो कि तुमसे वो गलतियां हुई हैं और अब तुम उस पर वर्क करना चाहते हो, है ना। वीडियो सुन के बहुत अच्छा लगेगा, सर मजा आ गया, मोटिवेट हो गया, बट तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें अगर जेन्युइनली अपनी गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते तो उन गलतियों को लिखो, लेट द वर्ड नो। फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, ताकि तुम्हें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ सर अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। मैं लिख तो रहा हूं ये, बट अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि 12वीं में ये गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस किस में दम है और कौन कौन चैट में अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है, बिकॉज गलती एक्सेप्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स उसका सोल्यूशन निकालना। अगर हम गलती नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप डर रहे हैं, अरे मैं ऐसा लिख दूंगा तो भाई सबको पता लग जाएगा, मैं तो इतना गधा था, मैंने ये सब काम किए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर करिए, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि हाँ यार अब मैं टर्न अराउंड करूंगा यहाँ से, तो आप डेफिनेटली शेयर करिए, ठीक है, ताकि आपके ही बेनिफिट है उसमें। मेरे को क्या होगा, मैं तो पढ़ के बात ये देख लूंगा कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, अब वो क्या करता है। 1 साल आपको अपने से प्रॉमिस करना है एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा वीडियो, इसके थ्रू मैंने आपको ये बात समझा दी है कि भाई आप जो है 1 साल में भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली जिन्होंने अच्छी तरह मेहनत करी है इस 1 साल में उनको एडवांटेज है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, बट आपको आपका कंपटीशन अपने आप से है। आपको ये देखना है कि आप जो 11th में थे क्या आप उससे बेहतर बन सकते हैं 12th में। अगर आप वो गलतियां रिपीट ना करें और बेहतर बन गए तो आपके लिए सिलेक्शन पॉसिबल है। अपने ऊपर बिलीफ रखो, ठीक है, यही लिखा है पीछे, बिलीव इन योरसेल्फ, सक्सेस अभी भी पॉसिबल है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि हम बिलीव
करना कहीं बीच में बंद कर देते हैं, बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो एनर्जी से स्टार्ट करते हैं वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप वो एनर्जी साल भर मेंटेन कर सकते हैं जो आज फील कर रहे हैं आप इस वीडियो के बाद, तो बेटा आपका सिलेक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर तुमने इसे 1 साल मेहनत कर ली बेटा, तो इसका फायदा ना तुम्हें पूरी जिंदगी मिलेगा, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही ये वीडियो करते हैं समाप्त। छोटा सा वीडियो था, बट आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ इससे सीख पाए। जो भी सीखी हैं आपने बातें, 1 2 बातें 3 बातें, वो आप कमेंट्स में लिखिए और प्रॉमिस जरूर करके जाइए। सिर्फ वीडियो देखकर ये नहीं कि सर हमने देख लिया, जो लास्ट तक टिका हुआ देख रहा है मतलब वो सीरियस है। तो आपको प्रॉमिस करके जाना है, ये नहीं वीडियो देख के 2-4 मिनट की खुशी मिली और फिर सब भूल गए सर ने क्या बोला था। आप इस वीडियो का फायदा आपको तभी होगा जब आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे, चाहे 1 लाइन का प्रॉमिस करिए कि सर मैं ये प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो से मैंने ये सीखा है और मैं इससे ये प्रॉमिस करूंगा, ताकि आपको भी वो याद रहेगा। ठीक है, चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।